नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो एएसओ का जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा और पिछले संडे को हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। कल हम लोग दिन में उम्मीद है 1 प्रैक्टिस सेट करेंगे और 1 प्रैक्टिस सेट शाम को और संडे को 1 प्रैक्टिस सेट। तो 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपका इस सैटरडे संडे में हो जाएगा। बाकी जो आगे के प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपको आगे हल करवाए जाते रहेंगे समय-समय पर और जल्दी ही जो है हमारा जो हिंदी की क्लास है आपका और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, अभी 9 बजे से अखिलेश सर जो हैं आपके, वो लाइव होंगे। एएसओ के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है, एएसओ के लिए और स्पेशली जो है यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं या वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या फिर एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और वेलकम नीतीश। और उसके साथ-साथ आप लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराते रहिए। आइए हम लोग यहाँ पे जो हमारा एएसओ का सिलेबस है या एएसओ का जो हमारा थोड़ा-सा एक जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसके लिए हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ी-सी प्रचार की बातें उससे पहले। आप ये एल1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक एल1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारे कुछ हीरो लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं। इनकी चर्चा पर चर्चा हो चुकी है। कुछ इसमें लोग हैं जो अभी सुनने में आया है 1-2 लोग रिज़ाइन कर दिए हैं जॉइनिंग के बाद। इनसे अलग से हम बात करेंगे। तो अगर हमारी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही हो तो एक बार क्योंकि कुछ लोगों को पर्सनल नंबर हैं, कुछ लोगों के पर्सनल नंबर नहीं हैं। तो जो भी यहाँ पे 1-2 लोग इसमें रिज़ाइन किए हैं, किसी को पॉइंट आउट करना उचित नहीं है, लेकिन वो हमसे कोशिश करिएगा बात करने की, रिज़ाइन करने से पहले। तो नौकरी मिलना ही मुश्किल होता है, इतनी मेहनत करने के बाद आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद जो है 1-2 लोगों ने इसमें रिज़ाइन कर दिया है नौकरी। तो हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन-सी जो है विपत्ति आ गई है जो रिज़ाइन किए हैं, ठीक है? तो चलिए फिलहाल ये हमारा जो एएसओ का एग्ज़ाम है स्पेशली जो है यूपी एएसओ को जो है डिज़ाइन करके बनाया गया है ये कोर्स आपका और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, ये तो कंटिन्यू चल रहा है, हिंदी का पोर्शन कल या परसों से चलने लगेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितने भी एएसओ के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आरपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो यूपी ट्रिपल एससी का हो यूपी ट्रिपल एससी यहाँ एग्ज़ाम कराती है या उत्तराखंड का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, जितने भी यहाँ पे जो है मतलब एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख के जीएस और स्टैटिक्स ये आपके लिए कॉमन रहेगा। कहीं पे सामान्य हिंदी नहीं है, वहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पे वो मराठी लैंग्वेज या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें पूछते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा अलग रहेगा, लेकिन जो है मतलब जो भी यहाँ पे एएसओ की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश स्तर पे, लगभग सिलेबस कॉमन है, पूरा-पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाने वाला है। तो एक तरीके से कहा जाए कि ऑल इन वन रहेगा आप लोगों के लिए, कि ऑल इन वन का मतलब ये हो गया कि एक ही कोर्स आपको परचेज़ करना है, जिसमें जो है मतलब सारी जानकारी आपको या उस एग्ज़ाम से संबंधित देश भर में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको या सारे सिलेबस आपको पढ़ा दिए जाएँगे। इसको परचेज़ करने का तरीका ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में जाएँगे और यहाँ पर ये है कोर्स जनरेटेड है और इस पे हम आपसे एक मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपको हिंट दे रहे हैं कि जब भी ये इस पे ऑफर लगे तभी परचेज़ कीजिए क्योंकि अभी जो है इसका रेट ज़्यादा है। चलिए, अब हम लोग पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में लगभग हम लोग 150 150 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम लोग 150 से आगे जाते हैं, 151 क्वेश्चन नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चनायर को हल करने का हल हल करेंगे आज की क्लास में और आगे जो है अभी जो क्लास अभी के लिए है, अभी इसमें 150 तक हम लोग पहुँचे थे, 151 से हम लोग आएँगे और 151 क्वेश्चन नंबर से नितिन या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं, वेलकम सभी का और एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी क्लासेस हों। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अपने थंबनेल या फिर एक तरीके से स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है? चलिए।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखते हैं परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट। परफेक्ट कोरिलेशन जो है एग्जिस्ट करता है किस केस के लिए। ठीक है, तो परफेक्ट कोरिलेशन के लिए आपको बताया गया था कि जब हमारा मान आर का मान जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है और इस केस में हमारे पास जब इसका मान अपर लिमिट पर जाए -1 या 1 पे जाए तो इस केस में हमारे पास इसमें परफेक्ट कोरिलेशन होता है और -1 के केस में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और +1 के केस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपको बताया जा चुका है। बिल्कुल नितिन। ठीक है, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड। रिग्रेशन जो एनालिसिस हमने पढ़ाया था उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दो बताए गए थे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर हमारे पास लिखा गया है तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो x को हम यहाँ पर कहते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसी वेरिएबल को यहाँ पर जो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो इसको यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए गिवन है या फिर एक तरीके से कहा जाए कि मतलब ये दिया गया है और यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन या एक तरीके से कहा जाए एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। हाँ बिल्कुल नितिन, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल इसको यहाँ पे कहा जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेसर या प्रेडिक्टर जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके नाम है। ठीक है, ये अगर कहा जाए प्रेडिक्टर रिग्रेसर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अन्य जो है नाम होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके एक दो नाम और बताइए जल्दी से नितिन। हाँ प्रेडिक्टेड, बिल्कुल प्रेडिक्टेड ही। अगला है कोरिलेशन कोफिशिएंट गिव्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हमें जो है किससे क्या हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन ओनली नहीं, डायरेक्शन तो मिलती ही है, मतलब डायरेक्शन मिलती है, मैग्नीट्यूड भी मिलता है। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें प्रोवाइड करता है। जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी हमारे पास यहाँ पे इसका पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ जो भी इसका मान आता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट। तो रिग्रेशन लाइन, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं रिग्रेशन लाइन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जो भी यहाँ पे लाइन हम लिखते थे ये लाइन जो है एक पॉइंट x बार और y बार से पास करती हैं लाइंस। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट मतलब दोनों दोनों लाइंस इस पॉइंट से पास करती हैं, मतलब इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, जो मीन पॉइंट होगा। ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन या जो दोनों वेरिएबल्स के जो अर्थमेटिक मीन होंगे उन पॉइंट्स पर ये पास करता है, मीडियन नहीं नितिन। ठीक है, मीडियन नहीं, मीडियन ये ओजाइव कर्व से आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, ओजाइव कर्व नहीं, ये रिग्रेशन लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं या जहां पे मिलती हैं या जिस पॉइंट से पास करती हैं वो आपका जो है मीन पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑन रोलिंग ए डाई। मतलब एक डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं तो इस केस में इवेंट E1 गेटिंग एन इवन नंबर, E2 गेटिंग एन ऑड नंबर आर exhaustive event mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive, neither mutually exclusive nor exhaustive। ठीक है, तो आप लोगों के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए बताया गया था कि दो इवेंट्स को हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं जब इसका इंटरसेक्शन 5 हो। ठीक है, और ये दोनों एग्जॉस्टिव तब कहलाती हैं जब इनका यूनियन पूरा पूरा सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। अगर ये दो कंडीशन एक साथ होल्ड कर रही हैं तो इसको हम कहेंगे इस केस के पहले केस के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरे के लिए एग्जॉस्टिव। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास इवेंट ए मतलब इवन, ये क्या है कि एक डाइस में इवन नंबर शो कराई।
और दूसरा जो इवेंट है हमारे पास इसमें कह रहा है कि डाई हमारा ऑड नंबर शो करे, ठीक है? तो इस केस में डाई जो हमारे पास होता है, जो अगर परफेक्ट डाई की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो है या तो इवन नंबर डाई शो करेगा या ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे, तो इवन और ऑड मतलब 1 से 6 तक के नंबर हमारे पास शो करेगी डाई। इसका मतलब क्या हो गया कि वो टोटल सैंपल स्पेस बना रहा है। मतलब क्या कि E1 और E2 मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का ये एग्जांपल होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन शायद एसएससी का है। ये क्वेश्चन एसएससी का है, ध्यान दीजिएगा। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी कब? जब वो जो है मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई हो, या फिर उस केस में जहां पर ये इनके बीच में जो अकरेंस है ये जो है एक साथ ना हो, ठीक है? बोथ आकर्स टुगेदर का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगी, मतलब ये मतलब एक दूसरे पे जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए परफेक्ट इवेंट हो जाएंगे कि एक के बिना दूसरा नहीं आ रहा, मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? तो ये साइमल्टेनियस एक तरीके से कहा जाएगा इन इवेंट्स को कि ये साइमल्टेनियस इवेंट है। लेकिन यहाँ पर देख दे हैव कॉमन आउटकम्स, तो कॉमन आउटकम्स की यहाँ बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये अगर कैन नॉट अकर्स टुगेदर एक साथ नहीं आ रही दोनों, तब इसको हम कहते हैं ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, ठीक है? ए एंड बी दो इवेंट्स के लिए हमारे पास देखेंगे, तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब यहाँ पे इनकी ए और दो इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास जो है फाई हो जाए, ठीक है? और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है फाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या हो जाए? जीरो। अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास जीरो हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे ये दोनों हमारे पास जो इवेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन है एग्जॉस्टिव इवेंट मींस, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा सैंपल स्पेस है इसके चाहे जितने भी पार्ट कर दिए जाएं, सबका जब हम यूनियन लें तो ये हमारा सैंपल स्पेस फिर से मिल जाए। मतलब कि जितने भी हमारे पास इवेंट हैं अगर उन सभी इवेंट्स का अगर हम यूनियन या एक साथ उनको कलेक्शन करें, तो हमारा ये सैंपल स्पेस फिर से जो है मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो फिर से हमारा आ जाए, तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा, ठीक है? आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मे बी 53 संडे इन अ लीप ईयर, ठीक है? 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो अब लीप ईयर देखेंगे तो हमारे पास जैसे नॉर्मल जो ईयर होता है, हमारे पास नॉर्मल जो ईयर होता है एनवाई का मतलब नॉर्मल ईयर, इसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है? तो इसको अगर यहाँ पर देखा जाए तो 52 वीक होते हैं, और प्लस जो है इसमें एक तरीके से देखा जाए 52 वीक, तो 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, एक 36 प्लस 1 दिन, ठीक है? 52 वीक प्लस 1 दिन होता है। और जो हमारे पास लीप ईयर होता है, लीप ईयर में अगर देखा जाए तो 366 दिन होते हैं, मतलब क्या कि 52 वीक प्लस 2 डेज, 2 डे एक्स्ट्रा, ठीक है? 2 डेज जो होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब यहाँ पर 52 वीक में 52 संडे तो ऑलरेडी आएगा। ध्यान में रखिएगा ये प्रोबेबिलिटी पूछा है, ये प्रोबेबिलिटी कई बार पूछा है, इसलिए हम इसको विशेष तौर पे बताना चाह रहे थे। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स हैं, इस इवेंट में हो क्या रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा जो हमारे पास ईयर है जिसमें जो लीप ईयर है और उसमें 53 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 52 वीक में 52 संडे तो ऑलरेडी आ चुका। अब यहाँ पर जो 2 दिन बचा हुआ है, इन्हीं 2 दिन में इन्हीं 2 दिनों में अगर एक भी संडे आ जाता है, चाहे पहला या दूसरा, जो भी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो भी यहाँ पे अगर 2 दिनों में एक भी संडे आ जाता है, तो ये 53 संडे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशंस देख लीजिए, ठीक है?
कॉम्बिनेशंस क्या होगा, या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और फिर सैटरडे, अच्छा सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से टोटल 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। अब यहाँ पर देख लीजिए संडे कहाँ-कहाँ है। तो संडे यहाँ पर जब भी हम देखने जाएँगे तो संडे एक यहाँ पे है और एक संडे यहाँ पे है। तो हमारे पास ये जो सेट है, इसमें देखेंगे तो हमारे पास 53वां संडे जो 53rd जो संडे है वो किसमें 2 ही ऑप्शन उसके बचे हुए हैं, 2 ही ऑप्शन से आ सकता है और टोटल जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो 7 है। तो यहाँ पे 53rd संडे जो प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है क्या हो जाएगी 2/7। ठीक है? 2/7 अच्छा ये दिख नहीं रहा, ओके। 2/57 ये जो है हमारा, सॉरी 2/7 जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 2/7। ठीक है? तो ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। 1/7 नहीं होगा नितिन, ठीक है? 2/57। हाँ, आपका आपका क्वेश्चन तब सही होता जब ये कहता कि एक नॉर्मल ईयर है हमारे पास, एक नॉर्मल ईयर है और इस नॉर्मल ईयर में 53 संडे हो। इस नॉर्मल ईयर में 53 संडे हो जाए, 53 मंडे हो जाए, 53 ट्यूसडे हो जाए, चाहे जो भी दिन हो, उसमें संडे से ही कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है? कोई भी दिन हो जाए। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ना, एक ही ऑप्शन में क्या हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है? तो इसमें देखेंगे तो एक ही ऑप्शन संडे का है। तो 1/7 यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर में कहा जाए 53 संडे हो। लेकिन जब लीप ईयर में कहा जाए तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं ना, ये 2 एक्स्ट्रा दिन कितने कॉम्बिनेशन बनाएँगे? तो अब इसमें कह रहा है 53 संडे हो, चाहे पहला संडे हो या दूसरा संडे हो, इससे नहीं मतलब है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा-सा और टफ करना चाहे, तो एक चीज़ ये बोल सकता है कि लीप ईयर में हमें 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन जस्ट अगला दिन, मतलब 366वां दिन जो भी यहाँ पे मतलब 52 वीक के जस्ट अगला दिन हो, वो संडे हो। तो एक ही ऑप्शन फिर वहाँ बचेगा, संडे, मंडे। जस्ट अगला दिन अगर संडे एक लाइन इसी में और जोड़ देता कि जस्ट अगला दिन ही संडे हो, तो उस केस में यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा ये चीज़, ये हम जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चनेयर अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कहीं पूछ लेगा तो शायद हल करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चनेयर को अगर टफ करना हो, अगर हमें क्वेश्चन पेपर बनाना होता तो यही क्वेश्चन हम देते कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि एक लीप ईयर में 53 संडे हो, लेकिन जस्ट अगला दिन ही 364 दिन हुए 52 वीक में, लेकिन 365वां दिन ही संडे हो। तो उसमें एक कंडीशन हमने और लगा दी, तो यहाँ पर जितनी कंडीशन थी, इसमें क्या है, यहाँ पे सैटरडे संडे है, लेकिन जस्ट पहला दिन जो है, जस्ट 365वां दिन जो भी होगा, उसमें संडे होने की एक ही संभावना है, यही संडे मंडे। ठीक है? तो इसलिए ये 1 पॉसिबिलिटी और 7 आउट ऑफ 7, तो ये यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ठीक है? जी, बिल्कुल। तो इसको इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आया जब भी पूछा जाएगा, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। ठीक? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको अब बताना है। तो इम्पॉसिबल इवेंट अगर है, तो हम आपको बताए थे कि हम उन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसका सैंपल स्पेस लिखा जा सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है? जिसका सैंपल स्पेस या एग्जॉस्टिव इवेंट एक तरीके से एग्जिस्ट करता हो, और जिसका एग्जॉस्टिव इवेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है? चलिए, अगला है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज। जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, इसको हम और क्या-क्या नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्लासेस को। हाँ, बिल्कुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए भाई। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनेयर बताया गया था। हाँ, नितिन इसका जवाब दीजिए भाई, क्या है? क्या पूछ रहे हैं? 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए, हाँ, ठीक है।
क्या पूछ रहे हैं? सर लास्ट क्लास कल 2 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। ठीक है, अभी अभी इसको थोड़ा-सा क्वेश्चनायर और हल कर लेते हैं। तो हम लोग आपका डाउट अभी जस्ट 5 मिनट रह जाएगी क्लास, 9 बजे क्लासें बंद होगी, तो उसमें जो है हम आपको बता देंगे, जो भी डाउट रहेगा, ठीक है? हाँ, जो भी डाउट है वो कोई इश्यू नहीं है, उसमें कभी भी पूछ सकते हैं। कोचिंग के व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें यहाँ पे जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी नहीं कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी नहीं कहते हैं, ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल व्हेन? जब यहाँ पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कब एप्लीकेबल होती है? तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आपको बताया गया था जब हम पढ़ाए थे, उस केस में ये तब एप्लीकेबल होती है जब हमारा आउटकम इक्वली लाइकली हो, ठीक है? मतलब सभी घटनाओं के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो उस केस में हम उस इवेंट को कहते हैं ये हमारी इक्वली लाइकली इवेंट है। और उस केस के लिए यहाँ पर ये हमारा आउटकम, जब भी हमारा आउटकम इक्वली लाइकली होगा, उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होगी, हम उसका यूज करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है फार्मूला फॉर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो भी फार्मूला होगा उसमें क्या लिखा जाएगा? फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एक तरीके से कह सकते हैं। तो यम अपॉन एन इसको जो है हम प्रोबेबिलिटी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है? या नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ए दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपको बताया गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.35, ये हो जाएगा 0.65, ठीक है? 65 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं? अकर्स टुगेदर, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है मतलब एक साथ ही आए, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है? उनका मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को प्रभावित ना करें, एक दूसरे के एक के आने से दूसरा प्रभावित ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे अफेक्ट ईच अदर नहीं, अफेक्ट कर देंगे तो इंडिपेंडेंट कहाँ रह जाएंगी? डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, हाँ, एक दूसरे को ये प्रभावित ना करें, ठीक है? और अगला है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जरूरी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है? चलिए, टॉसिंग टू कॉइन्स गिव्स सैंपल स्पेस ऑफ साइज। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस की जब हम साइज की बात किए थे, सैंपल स्पेस के साइज की बात जब हम किए थे, तो इसको हम बताए थे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसकी पावर आर लिखेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल स्पेस की पावर जितने टाइम वो चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक सिक्का है, एक सिक्का है, सिक्के में कितने जो है मतलब यहाँ पे आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 आउटकम्स होते हैं और 2 बार इसको उछाला जा रहा है, तो ये टोटल इनकी संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। सपोज करिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि एक डाइस है, एक डाइस है और इस डाइस को 6 बार या एक तरीके से कहा जाए, मान लीजिए 10 बार उछाला जा रहा है, तो इसमें टोटल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि डाइस में कितने संख्या होती है, डाइस में जो आउटकम होते हैं 6 होते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे कितनी बार इसको रोल किया जा रहा है, तो 10, 10 टू पावर जो है, सॉरी 6 की पावर 10 जो है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है? तो ये चीज हमेशा क्लियर कीजिएगा, आर की पावर एन नहीं कर दीजिएगा, एन की पावर आर होता है, ठीक है? एन की पावर आर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस है, उसकी पावर नंबर ऑफ रिपीटिशंस या नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? तो ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है? -1 से 1 मत कर दीजिएगा, या 1 से जो है 10 के बीच में कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी हमारा 0 से 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 हम कहते हैं, 0 प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इसको हम कहते हैं ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है
तो इसको श्योर इवेंट कहा जाता है। मतलब इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो है या संभावना है वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्रोबेबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 प्रोबेबिलिटी मतलब श्योर इवेंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा सबको? चलिए, ओके। अगला है ए श्योर इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन आ ही गया, अगला क्वेश्चन आ ही गया इसमें कि श्योर इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए हमें, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अगला है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वाज प्रपोज्ड बाय। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसने प्रपोज किया था? ये हमने जो है उसमें सीजल वाले में भी कराया हुआ है। हाँ, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बिल्कुल नितिन। ओके, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वाज प्रपोज्ड बाय। प्रपोज्ड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिचर्ड एंड वॉन माइसेस, माइसेस या जो भी पढ़िए, मिसेस या माइसेस, तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसमें इसमें जो भी आपके पास है, ये रिचर्ड वॉन माइसेस जो है यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी के एक तरीके से कहा जाए कि इन्होंने ही दिया था। अब इसमें जल्दी से बताइए एक्सियोमेटिक जो प्रोबेबिलिटी है, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी से जो लोग लाइव हैं आंसर करें। देखिए, टू डायरेक्शनल वे में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन आए रहे हो क्वेश्चन भी पूछते रहिए बीच बीच में। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी किसने दिया था? तो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इसको कोलमोग्रो, कोलमोग्रो इनकी एक थियरम भी है, एमएससी में जब भी आप पढ़ते होंगे तो कोलमोग्रो थियरम है, और इसमें इन्होंने जो है मतलब ये प्रोबेबिलिटी दी थी। नहीं, गॉस नहीं थे नितिन, गॉस नहीं थे भाई। गॉस प्रमेय तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, गॉस नहीं थे। यहाँ पे कोलमोग्रो थे जो जिन्होंने पहली बार दिया था। बाकी गॉस जो है मतलब वो फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग। गॉस प्रमेय जो है एक तरीके से देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग उनको फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है हमारा बी का सबसेट हो तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर हमारा ये सैंपल स्पेस है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, एक मिनट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, अब हुआ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या, बी के अंदर जो है ए कंटेंट है। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ए जो है ये प्रोबेबिलिटी बी से छोटी या उसके बराबर होगी। अगर ए पूरा पूरा ए और बी की दोनों की बाउंड्री या दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाए तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, अदरवाइज ए की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज छोटी होगी जो सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे वो कम रहते हैं हमेशा, इसलिए जो है ये प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहेगी इससे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगला क्वेश्चन है एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। एडिशन थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की हमें बताना है। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बताया गया था कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे हमें बताइए कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका मतलब कुछ हम निकाल सकते हैं या नहीं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या एग्जॉस्टिव या नन, इसमें से हम कौन सा ऑप्शन जो है इसको टिक करेंगे? ठीक है, जो भी लोग लाइव हैं, नितिन बताएं जल्दी से। नितिन बी, नहीं 72 में बी है, इसका 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 आंसर देना है। अगर ये यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर हमारी 1 हो जाए, मतलब मान लीजिए चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाए, चौथा ऑप्शन कहीं क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर इसमें? जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से, जल्दी से। ठीक है। ए, नहीं, 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 ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। और बाकी लोग? नहीं, नहीं, सौरभ जी ए नहीं होगा। नहीं, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। नितिन जल्दी से बताओ। अब इसी से पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना हम पढ़ाए हैं और कितना आप लोग पढ़े हो। बोलिए। नहीं, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा भाई। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप लोग ऐसे कैसे कह देते? थोड़ा सा सोचिए ना इसमें। इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि कह रहा है ए और बी। मान लीजिए ये हमारा पूरा पूरा सैंपल स्पेस है, यस। और इसमें जो ए है ये पूरा पूरा एक तरीके से थोड़ा सा बन नहीं पाएगा, एक तरीके से ये कहा जाए। ये एक सेकंड। ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा ए हो गया और ये इधर का पोर्शन बी हो गया। ए और बी दोनों को हम जोड़ दिए तो सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों का जोड़ सैंपल स्पेस के बराबर हो जा रहा है। और सैंपल स्पेस के बराबर अभी जस्ट एक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब दोनों को जोड़ने से सैंपल स्पेस या दोनों तीनों चारों इवेंट को जोड़ने से अगर हमारा पूरा पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जा रहा है तो ये ऐसी घटनाओं को एग्जॉस्टिव इवेंट कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी को हम जोड़ रहे हैं और उनके जोड़ने की प्रोबेबिलिटी 1 है। मतलब ये ए यूनियन बी क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। और जब श्योर इवेंट हो गया तो इस केस में आपका जो केस ये होगा ये एग्जॉस्टिव इवेंट का होगा। ठीक है। ना तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ना इंडिपेंडेंट है, और ना ही ये चौथा ऑप्शन नन का है। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। जब इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं तब वो डिसज्वाइंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब डिसज्वाइंट समझिए, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन हो सकता है एग्जॉस्टिव इवेंट में, मतलब उनके यूनियन का, उनका यूनियन जो है सैंपल स्पेस बनाए। तो इसमें एक आध पॉइंट अगर कॉमन है तो यूनियन में कॉमन पॉइंट को नहीं लिखा जाता है। मतलब उसमें यूनियन में कॉमन पॉइंट को लिखा जाएगा लेकिन एक बार लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हमेशा विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चनायर जो है एग्जामिनर अब तो थोड़ा सा क्या है कि जो प्रोफेसर लोग हैं पता नहीं कैसे क्वेश्चनायर बना रहे हैं। नहीं तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है आप बताइए इसमें। चार ऑप्शन में ज्यादातर लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मार्क के खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको एग्जॉस्टिव इवेंट का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये समझिएगा कि उसमें सभी को मिलाकर सैंपल स्पेस बनाया गया है। मतलब क्या कि ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये सब मिलकर अगर पूरा पूरा सैंपल स्पेस हमारा बना देते हैं तब वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए। अदरवाइज जो है वो कोई और भी इवेंट हो सकते हैं जो भी वहां पे हो। ठीक है। तो ये चीज जो है विशेष तौर पे नितिन ध्यान में रखिएगा आप लोग। नितिन और क्या है सौरभ, जो भी आप लोग एग्जाम आंसर दिए हो कोई बात नहीं। इसमें के यस के जो है समथिंग है तो ये इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, नहीं यस के भी आप भी जो है गलत हो। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसमें सबसे पहले जो भी टर्म यहाँ पे लिखा रहेगा इस टर्म को पहले कोशिश करिएगा एक्सप्लेन करने का कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैथमेटिक्स में तो जो भी लिख दिया जाए इंटरसेक्शन और ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है। 1 का मतलब श्योर इवेंट हो रहा है, मतलब ये श्योर घटना है। श्योर घटना है इसका मतलब क्या है कि ये श्योर घटना है। तो श्योर घटना का मतलब हो गया कि वो जो है ये एग्जॉस्टिव इवेंट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गलती हुई तो कोई बात नहीं लेकिन आगे से ध्यान में रखेगा। चलिए फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला आप लोग बताइए। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बताया था कि ए गिवन बी जब भी हमारे पास रहेगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो। एक कंडीशन यहाँ पे होती है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या होता है? तो प्रोवाइडेड में यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो बी है ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लगा जी बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी कर दो। कोई भी प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी नहीं होगी, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे एक्सियोमेटिक हो, चाहे मैथमेटिक
क्लासिकल हो, जो भी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सभी 0 से 1 के बीच में ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक संभावना है, संभावना का मतलब होता है कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, या तो वो 0 होगा मतलब 0% चांस होगा, या 100% होगा। जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, इसके एग्ज़ाम में फँसने की संभावना या तो 0 होगी या 100 होगी, इसके बीच में ही होगा। ठीक है? मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए, हो सकता है नहीं आए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो। हालाँकि अभी महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र एएसओ का पेपर हुआ है, अभी जस्ट उसको सॉल्व करवाएँगे मे बी अगले संडे तक। उसमें देखेंगे तो टोटल जो क्वेश्चनायर यहाँ पे पढ़ाए थे, जो भी यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया गया था, टोटल क्वेश्चनायर फँसा हुआ है। ठीक है? टोटल की हम बात कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, जो जेएसओ का सिलेबस हमने पढ़ाया हुआ है, सीजीएल के लिए। ठीक है? इसलिए स्टैटिस्टिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जो मतलब जो सिलेक्शन लेने के मतलब कगार पे हैं, उनको हम श्योर गारंटी दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना हम पढ़ाए हैं। ठीक है? चलिए, ओके, ओके। अच्छा, तो इसमें एमपी, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, एमपी ईएसबी का जो क्वेश्चनर है ना, एमपी एएसओ का जो क्वेश्चन अभी पेपर होने वाला है ना, 10 फरवरी को शायद एग्ज़ाम है उसका, तो वहाँ पे जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और एमपी में अगर एमपी सेट का अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमपी एएसओ में, एमपी सेट में, तो ये क्वेश्चनर बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। एमपी सेट में भी इससे थोड़ा-सा जो है मतलब इस टाइप के, या इससे थोड़ा-सा न्यूमेरिकल फॉर्मेट ही जो है पूछता है। तो एमपी सेट के जितने भी लोग आस-पास के स्टेट के हैं, वो एमपी सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एमपी सेट जो है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए मतलब एक एग्ज़ाम कराया जाता है, एमपी के द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अन्य जगहों पे नेट, यूजीसी नेट वगैरह माँगता है, वैसे वहाँ पे जो है एमपी सेट माँगता है। तो एमपी सेट के लिए भी ये क्वेश्चनर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए। हाँ, 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 बिल्कुल। एमपी सेट हम दिए हैं और निकला भी है हमारा, मतलब वहीं पे रहते हैं कि पोस्टिंग वहीं है, तो मतलब वहीं पे हमने दे दिया था, निकल गया था। तो खुद भी क्वालिफाइड हैं यार। चलिए, अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग ए रेड कार्ड फ्रॉम ए डेक। एक डेक है, उसमें से रेड कार्ड जो है इसमें ड्रा हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्या है? तो यहाँ पर आपको जस्ट हमने बताया था कि जो डेक होता है या ताश का जो पत्ता होता है, उसमें 4 टाइप के जो है मतलब यहाँ पे कार्ड होते हैं, जिसको हम लोग पान का, या अच्छा थोड़ा-सा इंग्लिश में जो है हम बोल रहे हैं इसको। तो इसमें जो है एक तरीके से कहा जाए, यहाँ पे देखेंगे तो ये हार्ट होता है, ये से लिख दे रहे हैं, स्पेड होता है, और उसके बाद डायमंड होता है, और एक ठो क्या होता है, कुछ एक और होता है, कोई याद नहीं आ रहा। तो इसमें सभी के जो है यहाँ पे 13-13 पत्ते होते हैं, और सभी में जो है मतलब 4 इक्के, 4 बेगम, 4 गुलाम, इस तरीके से सभी मतलब 1 से 10 तक, मतलब इक्के से 10 तक, और उसके बाद गुलाम और बेगम, बेगम मतलब क्वीन, और उसके बाद जो है किंग। ठीक है? तो ये 13-13 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों में कह रहा है कि रेड कार्ड मतलब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग ए रेड कार्ड, तो रेड इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो ये हर्ट होता है ये रेड होता है, और इसके बाद यहाँ पर एक ईट होता है, डायमंड जिसको कहते हैं, ये भी रेड होता है। ठीक है? बाकी जो है 2, जो स्पेड होता है ये ब्लैक होता है, और एक दूसरा वाला क्या है यार, इसको पान, हुकुम चिड़ी क्या बोलते हैं, काला पान एक तरीके से कह सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे, या हुकुम चिड़ी जो भी बोलते हैं उसको, तो उसमें ये दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है? ये भी ब्लैक होता है, और ये भी ब्लैक होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर कह रहा है कि मतलब इसमें क्या है कि इसमें टोटल कितने 26 पत्ते हुए रेड कलर के, और यहाँ पर 52 जो है यहाँ पे टोटल इनकी संख्या होती है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है रेड कार्ड की, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है? तो सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 1/2। हाँ, स्पेड और जो भी है यार, ये थोड़ा-सा ये चीज़ें अपने को हिंदी में पूछो तो हिंदी में मैं बता सकता हूँ कि लाल पान जो होता है, उसको एक पान कहते हैं, काले वाले पान को जो है हमारे यहाँ हुकुम बोलते हैं, और जो 3 पत्ती होता है ब्लैक कलर में उसको चिड़िया बोला जाता है, और जो रेड कलर में ईंट की तरह होता है उसको ईंटे बोला जाता है हमारे यहाँ। ठीक है? तो हम लोग हिंदी में खेले हैं, इंग्लिश में थोड़ा-सा जो है अपने को आइडिया कम हो जाता है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी के थियरी क्लास।
लाइए ना। हाँ भाई सौरभ हल्दर जी, इसमें ये इसी वाले ये जो आपका सिलेबस है ना एएसओ का, उसी में जो है प्रोबेबिलिटी शुरू हुई है कल से। कल सॉरी कल से कह रहे हैं, आज से ही शुरू हुई है। अभी उसमें जो है 1-2 क्लासेस अभी जो है आज पढ़ी हैं। तो उसमें अभी जो है आजकल में एडमिशन मत लीजिएगा। अभी हाँ, 1-2 दिन के अंदर जो है उसमें हम फिर से ऑफर लगा देंगे, तो तब एडमिशन लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? उनको बोल देंगे हम ऑफर लगा देंगे कोचिंग के जो मैनेजिंग मतलब मैनेजमेंट वाले हैं, तो उनसे बोल देंगे। नहीं 1/13 कौन बोल रहा है भाई? 1/13 कैसे? अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा इसकी बात कर रहे हो? 75 की? अच्छा क्वेश्चन नंबर लिख दिया कीजिए सौरभ जी, तो उसमें थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि क्या है, क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा शिवानी, ठीक है, ओके। तो इसमें जो भी थियरी की क्लास है, थियरी की क्लास जो है मतलब ये पूरा-पूरा एएसओ का सिलेबस जो भी रहेगा, चाहे एमपी का, यूपी का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, वो सभी का सिलेबस एक साथ पढ़ाया जाएगा, ओके। चलिए, अब अगला यहाँ पे एस मतलब इक्का होता है, ठीक है? तो फिर से वही बातें, यहाँ पे 4 तरीके के कार्ड होते हैं और सब में एक-एक इक्का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सब में एक-एक इक्का होता है, तो एक एस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इक्के होते हैं और टोटल इनकी संख्या कितनी हुई 52, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया गया है, पूछ कह रहा है एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब इस केस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो ये फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये फिर से सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि सीजीएल वालों ने एसएससी वालों ने मना कर दिया है अपना क्वेश्चनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनर सॉल्व करने से कराने से, तो टीचर भी थोड़े से जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सब उन्होंने जुर्माने का प्रावधान रख दिया, तो किसी ने नहीं सॉल्व कराया, तो इसलिए मैंने भी नहीं सॉल्व कराया। लेकिन इस तरीके से बीच-बीच में जो इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए जाएँगे आपको, ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 0.6 और 5 है ना, 6 पंजे 30, ठीक है। तो ये 0.3 जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगली प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग ए किंग फ्रॉम ए डेक। एक किंग को यहाँ पे ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो फिर से आपको वही बता रहे हैं हम कि यहाँ पे 4 तरीके के पत्ते होते हैं और सब में एक-एक किंग होता है। तो यहाँ पर जो किंग है इनकी संख्या 4 और टोटल संख्या 52। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई किंग की, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 1/13 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, ओके। अगला प्रोबेबिलिटी इज अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि पोजिशनल मेजर है, सेंट्रल मेजर है, रिलेटिव मेजर है या एब्सोल्यूट मेजर है, और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से, तब हम मान लेंगे कि आप लोग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़े हो। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा नितिन नितिन बता रहे हैं भाई आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी बात की है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं आपको, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है एक रिलेटिव मेजर होता है हमेशा। एब्सोल्यूट मेजर उसको कहा जाता है जो केवल उसका मतलब उस एक पर्टिकुलर इवेंट का एग्जैक्ट मेजर कर दे। नहीं, रिलेटिव मेजर नहीं होता डियर, सॉरी एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता, ये रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम फेवरेबल केसेस देखते हैं, ठीक है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो जहाँ पे सेम चीज को जो है यहाँ पे रेशियो में व्यक्त किया जाए, उसको हम कहते हैं ये हमारा रिलेटिव मेजर है। जिस तरीके से आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपको जो है वो चीजें पढ़ाई गई हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देखेंगे तो एक तरीके का रिलेटिव मेजर होता है। वहाँ पे आपको बताया गया है, पूछा भी गया है आपसे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पूछी गई है जो आपके पहले ही चैप्टर में होती है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का है, ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ पे सभी एग्जॉस्टिव जो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अगर ये ए है बी है तो ए यूनियन बी हम यहाँ पे क्या लिखे थे 1। तो यहाँ पर यही हम बोल रहे थे कि अगर एग्जॉस्टिव केसेस हैं तो उनके सम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अगर ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ध्यान में रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ऐसे सैंपल स्पेस बनाइए, ए हमारा ये है और जस्ट जो इसका ए के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा बी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मतलब ये ए है तो जो रिमेनिंग पोर्शन सैंपल स्पेस का बच रहा है वो बी है, तभी बी को हम ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और इस केस में हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस होगा, तभी हम इसको कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या एक तरीके से कहा जाए कि ए और बी ज्वाइंट रूप में एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और एग्जॉस्टिव इवेंट में ध्यान में रखिएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या है सभी को जोड़ के सैंपल स्पेस बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, एक तरीके से रिलेटिव तरीके सापेक्षिक देखा जाता है इसको, कि एक इवेंट जो हमारे पास दी गई है उसके जो जस्ट उसका जो जस्ट मतलब एक तरीके से कहा जाए कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो सैंपल स्पेस का जो रिमेनिंग टर्म बचा होगा, जो सैंपल स्पेस में जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे होंगे उसके सेट को हम कहते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फेवरेबल केसेस आर दोज विच। तो जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो इवेंट को फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, हमारे फेवर में आप हैं या हम आपके फेवर में है, जिसका मतलब क्या हो गया कि डू नॉट अकर नहीं है, गलत होगा। सपोर्ट एंड इवेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ फ्लक्चुएशन था क्या यार। ओके ओके, जो भी हो थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन था कुछ। ओके ठीक हो गया है। हाँ बफरिंग थोड़ा सा कुछ रहा होगा, कुछ नेट का इशू रहा होगा यार। चलिए टोटल एरिया अंडर ए पीडीएफ, पीडीएफ मतलब ये जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ग्रुप में ये वाला नहीं। ठीक है, इस पीडीएफ को यहाँ पे जो पीडीएफ लिखा गया है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये वाला पीडीएफ। और जो हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसका उसका जो फुल फॉर्म है, आप लोग अगर किसी को याद हो तो ग्रुप में मतलब कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पीडीएफ का फुल फॉर्म पता है। हम लोग सभी अपना पीडीएफ में नहीं मांगते रहते हो, ग्रुप में मैसेज करते रहते हो या फिर इंडिविजुअल मैसेज भी करते रहते हो कि सर पीडीएफ चाहिए पीडीएफ चाहिए, तो उस पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए बिना गूगल किए। ठीक है, तो पीडीएफ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे किसी भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो जो भी हमारे पास कर्व होगा, इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा ये पूरा पूरा एरिया जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वो जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करके इसको निकाल सकते हैं। और ये लिमिट जो है इसको पीडीएफ तभी कहते हैं जब ये लिमिट 1 होती है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। 181 को 181 को अच्छा फेवरेबल केसेस की, हाँ फेवरेबल केसेस की हम बात कर रहे हैं। 181 सौरभ जी, हाँ सौरभ हल्दर, इसमें देखिएगा फेवरेबल केसेस का मतलब होता है कि हम जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कितना किस चीजों के फेवर में है। जैसे यहाँ पर अभी जस्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि अगर हमारे पास एक डेक है, ठीक है, डेक है मतलब जिसमें पतास की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, और इसमें 4 तरीके से आपको बताया गया कि यहाँ पर ये कुछ स्पेड है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डायमंड है, फिर एक भी जो भी चिड़िया या फिर और भी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे होती हैं। अब फेवरेबल केसेस का हम यहाँ पे पूछे कि हमारे पास एक इसमें से रेड एक कार्ड निकालें और रेड आए, तो यहाँ पे रेड के फेवर में कितनी घटनाएं होती हैं 26 होती है, क्योंकि 26 कार्ड रेड होते हैं। अगर हम यही एस कह दें, किंग कह दें या फिर क्वीन कह दें
तो उनके फेवर में सब में एक एक पत्ते होते हैं, तो ये 4 फेवरेबल केसेस होंगे। तो मतलब किसी भी घटना के फेवर में, किसी भी घटना के पक्ष में जो भी लोग होते हैं, जो भी इवेंट होती है, उनको फेवरेबल केसेस कहा जाता है या फेवरेबल इवेंट कहा जाता है। ठीक है? और बिना इसके हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ही इसी तरीके से है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस या टोटल नंबर या फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल जो है केसेस, या फिर एक तरीके से कहा जाए फेवरेबल केसेस में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है? तो ये जो है हमारे पास ये हो जाती है फेवरेबल केसेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एट ए पॉइंट इज। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक चीज और, कि जब भी हमारे पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो उस केस में यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है हमेशा, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर कंटीन्यूअस केस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सॉरी। ठीक है? ओके ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई। तो अब ये सी बात है, एक्सपेक्टेशन एक्स है तो डिनोटेड बाई ई एक्स हो जाएगा। और ये डिफाइन कैसे होता है डिस्क्रीट केस में, एक्स की लिमिट एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स, और कंटिन्यूअस केस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स और पी सॉरी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है? ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। ठीक है? सौरभ क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। किसी भी एक्सपेक्टेशन में ए एक्स प्लस बी अगर इस तरीके से हो तो ये हो जाता है ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। और अगर दो वेरिएबल हो ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस ए इंटू बी और को वेरियंस ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है। लेकिन अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हों तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है। ठीक है? तो ये ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर ही रह जाता है। ठीक है? तो ये इतनी चीज याद रखिएगा, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है? चलिए तो अब यहीं पे ये क्लास रोकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी तुरंत जो है एएस वाली क्लास, जीएस वाली एएसओ की क्लास है, अखिलेश सर वो क्लास पढ़ाएंगे और तुरंत ही जो है जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। जीएस का जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो इसी में एएसओ के लिए या यूपीपी के लिए, यूपीएसआई के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए जो है यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं अखिलेश सर के साथ। ठीक है? वो सर भी आ गए हैं, तो आगे अब ये क्लास उनके साथ कंटिन्यू होगी। बाकी जो ये क्लास है ये कल दिन में जो है प्रैक्टिस सेट रहेगा लगभग 10 बजे के आसपास। तो अभी उसको हम अपडेट कर देंगे और आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी क्लास ये स्टार्ट होगी। ठीक है? तो 10 बजे के आसपास सुबह हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं और फिर शाम को भी यही प्रैक्टिस सेट रहेगा। लगभग लगभग इसमें जो टोटल क्वेश्चनायर है ये 364 क्वेश्चन के आसपास है। जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है नंबर, स्लाइड्स 364 है, लगभग 350 प्लस के आसपास क्वेश्चन है इसमें। और 350 क्वेश्चन आए हैं, ये हम हल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग जितने भी प्रैक्टिस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो महाराष्ट्र एएसओ का हो, अंडमान एएसओ का हो, जितने भी आपके पास एएसओ के पेपर हैं आप हमें भेज सकते हैं और हम उन सभी पेपर्स को सॉल्व करवाने वाले हैं। अभी अगले संडे को महाराष्ट्र एएसओ के 3 पेपर हमारे पास हैं, तीनों हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद टाइम बचा तो अंडमान निकोबार वाले लोग भी भेज चुके हैं अपना पेपर, तो उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है? बाकी आप एमपी से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, जहां से भी आप ये क्लास देख रहे हैं वहां के एएसओ का पेपर भेज देंगे। तो जीएस के साथ ध्यान में रखिएगा, जीएस, रीजनिंग, मैथ जो भी होगा सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे स्टैटिक्स के साथ। ठीक है? ठीक है? तो अब यहीं पे, अच्छा हाँ नितिन आपका क्वेश्चन रह गया। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो कर्ल पियर्सन
कर्ल पियर्सन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसमें 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसलिए जब हम इसके कर्ल पियर्सन जहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देखिएगा तो इसकी लिमिट -3 से 3 प्रूफ कराई गई है। जीएसओ वाला आप नितिन आप जीएसओ वाले सिलेबस में हो शायद, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। आप उस वाली क्लास में हो, तो इसलिए उस वाली क्लास में भी जो है मतलब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ये इसको प्रूफ कराया गया है। ठीक है, -3 से 3 के बीच में। ओके? चलिए, तो अगली क्लास अब जीएस के साथ आप कंटिन्यू करिए। जो जीएस वाले सर हैं वो आ गए हैं। तो जीएस की क्लास कंटिन्यू करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल हम इसको 9 बजे 10 बजे वाली क्लास में हम प्रूफ करवा देंगे नितिन। ठीक है? ओके। ठीक है? चलिए, तो अब यहीं पे क्लास हम ब्रेक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।